देख रहे टाइम्स नाउ और नव भारत, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। मिडिल ईस्ट में अब सीजफायर के महज 48 घंटे शेष। अगर 48 घंटों के भीतर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू नहीं हो पाई तो फिर क्या हो? ईरानी जहाज पर अमेरिका के कब्जे के बाद दोनों देशों के बीच हालात काफी तनावपूर्ण हो गए। ऐसे में अगर दोनों देश इस्लामाबाद में होने वाली बैठक में एक टेबल पर आमने सामने नहीं बैठ पाए तो हालात काफी खराब हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट से उठी चिंगारी दुनिया के युद्ध को दलदल में फंसा सकती है। इस्लामाबाद में कल शांति वार्ता पार्ट 2 को लेकर चर्चा हो सकती है। जो खबर है उसके मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं जेडी वेंस, लेकिन ईरान बैठक में शामिल होगा या नहीं इस पर अब भी सस्पेंस है। ईरानी प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद जाएगा या फिर नहीं, इस पर कंफ्यूजन है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को लेकर नया ऐलान क्या किया है, आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको ये बता रहे हैं कि अमेरिका ईरान में दूसरे चरण की बातचीत पर सस्पेंस गहरा रहा है। शांति वार्ता राउंड 2 के लिए इस्लामाबाद पहुंचेगा यूएस डेलीगेशन स्टीव विटकॉफ। इसके अलावा जेरेड कुशनर के आज पहुंचने की उम्मीद है। ईरान ने अपना डेलीगेशन इस्लामाबाद भेजने से मना कर दिया है। इस्लामाबाद में मंगलवार से अमेरिका ईरान की बातचीत होने वाली है। सेकेंड राउंड ये होगा। पहली बैठक 21 घंटे तक चली थी, कोई नतीजा नहीं आया। अब दूसरी बैठक से उम्मीदें हैं, लेकिन पेच ये है कि ईरान जाएगा या फिर नहीं, इसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान में दूसरे चरण के लिए शांति वार्ता के लिए बैठक होने वाली है, उसी बीच ईरान से एक बड़ी खबर है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि कल होने वाली बैठक के लिए पाकिस्तान में तैयारियां तेज है। इस्लामाबाद में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तेज हो गई है। लेकिन ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकई का बयान सामने आया। हमारी अगले दौर की वार्ता की कोई योजना नहीं है। ईरान के व्यापारिक जहाज पर हमला गलत है। अमेरिका के विश्वासघात को हम नहीं भूलेंगे। होर्मुज के हालात के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जिम्मेदार है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और अपने आप में ये जो स्टेटमेंट है वो इस ओर इशारा करते हैं कि ईरान कह रहा है कि जब तक जो नेवल ब्लॉकेज इस वक्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका ने कर लिया है, जब तक अमेरिका उससे पीछे नहीं हटेगा बातचीत यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईरान ने क्लियर कह दिया है कि हमारे लिए दूसरे दौर की बैठक को लेकर के अभी हम प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। इधर इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता में शामिल होने के लिए ईरान ने कुछ शर्तें रख दी हैं। अब एक एक करके उन शर्तों को आप जान लीजिए। पहली शर्त, शांति वार्ता के लिए ईरान ने क्या कहा है, ईरानी बंदरगाहों पर लगी सेना को अमेरिका सबसे पहले हटाए, ये उसकी पहली शर्त है। दूसरी शर्त, बातचीत के बाद ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाए। तीसरी शर्त, होर्मुज को लेकर ईरान अमेरिका दखल नहीं चाहता कि अमेरिका कोई भी इसमें इंटरफेरेंस करे। चौथी शर्त यह है कि यूरेनियम संवर्धन पर यूएस का दबाव थोपा न जाए किसी भी कंडीशन में। पांचवी शर्त यह है कि ईरान 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम यानी कि यूरेनियम इनब्रीच्ड अमेरिका को नहीं देगा, जिसका जिक्र ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई हमें इनब्रीच्ड यूरेनियम देने के लिए ईरान राजी हो गया है। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान रवाना हो गए। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि वेंस पाकिस्तान नहीं जा रहे, लेकिन अब खबर यह कि पाकिस्तान उनकी रवानगी हो चुकी है। वेंस ने 11-12 अप्रैल को ईरान से बातचीत में अमेरिकी डेलीगेशन का नेतृत्व किया था। आपको याद होगा कि ये जो बातचीत थी वो तकरीबन 21 घंटे चली थी, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। दोनों देशों के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल को लेकर मतभेद बने हैं। हालांकि ईरान ने अभी तक इस बातचीत में शामिल होने की कोई पुष्टि नहीं की है। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि जब तक अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहेगी तब तक ईरान इसमें हिस्सा नहीं लेगा। पहले दौर की जब बातचीत हुई थी, बैठक हुई थी, तो आपको याद होगा गालिबाफ वहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा अराक्ची की मौजूदगी थी, लेकिन अभी इसको लेकर के सस्पेंस है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है कि सीजफायर खत्म होने में आज और कल का दिन शेष है। 22 अप्रैल को आपको याद होगा खत्म होने वाला है सीजफायर, जो कि 2 हफ्तों के लिए अनाउंस किया गया था। अभी तक ईरान अमेरिका के बीच कोई बात नहीं बनी है। मिडिल ईस्ट में फिर से भीषण युद्ध हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया एक बार फिर से प्रभावित होगी। अमेरिका और ईरान के बीच 22 अप्रैल को सीजफायर खत्म होने वाला है और इससे पहले ईरान ने पाकिस्तान में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत से इनकार कर दिया। ईरान का कहना है कि अमेरिका की ज्यादातर मांगे अव्यवहारिक हैं। बार बार रुख बदलना, लगातार विरोधाभास बातचीत में रुकावट डाल रहे हैं। ईरान ने अमेरिका पर झूठ फैलाने का भी आरोप लगा दिया। और इसी बीच खबर यह है कि शांति वार्ता टलने की खबरों के बीच ट्रंप ने एक नई धमकी दे दी है। ईरान के सभी पावर प्लांट्स, पुलों को ध्वस्त कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान की किलर मशीन के खात्मे का वक्त आ गया है, ये भी उनकी तरफ से पोस्ट जो किया गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो हाईलाइटेड एरिया है आप उसमें देखेंगे ट्रंप सीधे तौर पर एक बार फिर से चेता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम ईरान को निष्पक्ष और तर्क संगत ऑफर दे रहे हैं। ईरान ने समझौता नहीं किया तो बहुत बड़ा हमला होगा। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी डेलीगेशन डील फाइनल करने के लिए सोमवार को इस्लामाबाद पहुंचेगा।
ये ईरान के पास आखिरी मौका है। अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले कर दिए जाएंगे, उसे तबाह कर दिया जाएगा। तो एक ऐसा युद्ध जिसको लेकर के एक उम्मीद बनने लगी थी, उम्मीद ये थी कि ये युद्ध अब खत्म होने वाला है, लेकिन अब एक बार फिर से घमासान और तेज होने के आसार हैं। वो इसीलिए क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जब तक अगर डील नहीं होती है तब तक हम इसी तरीके से वहां पर नाकेबंदी जारी रखेंगे। उनका ये भी कहना है कि भाई अटैक्स और भी ज्यादा भीषण हो सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि नेवल ब्लॉकेड आप जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। इसके अलावा ईरान की तरफ से कुछ बड़ी शर्तें रख गई। लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त ट्रंप ने क्या आखिरी अल्टीमेटम दिया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं आपको बता रहे हैं। लगभग 50 दिनों का वक्त, और इस पूरे दौर में आपने देखा है कि युद्ध के इस काल में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हर गुजरते दिन ईरान को इसी तरीके से धमकी दी गई, इसी तरीके से कभी मिट्टी में तब्दील करने की वो बात करते हैं, कभी वो सभ्यता मिटा देने का दावा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हालात बन रहे हैं वो ये बताते हैं कि ईरान में पीछे हटने को राजी नहीं है। इधर पूर्व IRGC कमांडर प्रमुख इब्राहिम अजीजी का बयान सामने आया। होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण कभी नहीं छोड़ेंगे, ये उन्होंने कहा। समुद्री मार्ग के अधिकार का फैसला ईरान करेगा। होर्मुज दुश्मन से मुकाबले का हथियार है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। सबसे बड़ी बात है कि इस युद्ध में फर्स्ट डे से आप देख रहे हैं कि कैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हथियार के तौर पर ईरान इस्तेमाल कर रहा है। और अब पूर्व IRGC कमांडर के जो चीफ हैं उन्होंने भी इस बात को मान लिया। उन्होंने कहा कि उस पर से कंट्रोल हम कभी नहीं छोड़ेंगे। अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई अमेरिकी इजरायली हवाई हमलों के दौरान हल्के रूप से घायल हो गए। एक सीनियर ईरानी अधिकारी के मुताबिक हमले के वक्त वो अपने परिसर में मौजूद थे। मिसाइल के धमाके की लहर से उनके पैर में हल्की चोटें आई हैं। अधिकारी अजीम इब्राहिमपुर ने कहा है कि उनकी चोट गंभीर नहीं है और बाकी किसी तरह की चोट की खबरें गलत है। उन्होंने ये भी कह दिया कि उनकी सेहत को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही है उनका मकसद देश के भीतर फूट डालना है। ये उनकी तरफ से कहा गया कि मुस्तफा गंभीर रूप से जख्मी नहीं है, ये उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की क्योंकि इनकी सेहत को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने कहा कि देश इस समय ऊर्जा और ईंधन जैसी चीजों की कमी का सामना कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इन समस्याओं से निपटने के लिए सही योजना, जनता के सहयोग की दरकार है। उन्होंने साफ कहा कि झूठी जानकारी से हालात नहीं सुधरेंगे बल्कि लोगों का भरोसा और कमजोर होगा। वो कहते हैं कि सरकार को अपनी उपलब्धियों के साथ साथ चुनौतियों के बारे में भी लोगों को ईमानदारी से बताना चाहिए। इधर इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह से जरा भी खतरा हुआ तो इजराइल की सेना पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करेगी, भले ही अभी सीजफायर चल रहा हो। उधर लेबनान की सेना ने बताया कि दक्षिण में इजरायली हमलों से क्षतिग्रस्त नबातिये और खारदली के बीच की सड़क और पुल को फिर से खोल दिया गया ताकि आवाजाही बहाल हो सके। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मंगलवार को पेरिस में लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम से मुलाकात करेंगे। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब एक दिन पहले लेबनान में एक फ्रांसीसी शांति सैनिक की मौत हो गई थी। मतलब आप देखिए पूरी दुनिया किस तरीके से इम्पैक्टेड है। और नेतन्याहू जो कि बार बार कह रहे हैं कि हम जो प्रॉक्सीज हैं उनको खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ लेबनान को भी उम्मीदें हैं कि शांति वार्ता जो हो रही है उसमें कुछ ना कुछ फायदा लेबनान को पहुंचे, जो सीज फायर वो स्थायी रूप ले ले। इधर आपको ये बताते चले कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया कि अमेरिकी सेना ने एक ईरानी झंडे वाले जहाज को कैसे कब्जे में ले लिया है। सेंटकॉम के मुताबिक इस ऑपरेशन में अमेरिकी मरीन सैनिक हेलीकॉप्टर के जरिए USS ट्रिपोली जहाज से उड़ान भरकर MV टॉस्का जहाज पर उतरे और रस्सियों के सहारे नीचे उतर गए। ये जो वीडियो जारी किया गया है आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। अमेरिका का कहना है कि USS फ्रांस नाम के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने उस जहाज का इंजन बंद कर दिया था क्योंकि उसने तकरीबन 6 घंटे तक बार बार दी गई चेतावनियों का पालन नहीं किया। वीडियो जो आप देख रहे हो उसमें ये भी दिखाया गया है कि मरीन सैनिक अरब सागर के ऊपर से उड़ान भरते हुए उस जहाज तक पहुंचे और फिर उस पर कैसे कब्जा कर लिया गया। आप इन तस्वीरों में जरा देखिए। अमेरिका ने ये वीडियो जारी किया है सेंटकॉम की तरफ से। इधर ईरानी शिप ने जब वार्निंग को नजरअंदाज किया तो अमेरिकी नौसेना ने पहले जहाज के इंजन रूम को खाली करने के आदेश दिए और फिर उस पर फायरिंग कर दी। 5 इंच की ताकतवर तोप से दागे गए गोले सीधे जहाज के इंजन वाले हिस्से पर लगे जिससे उसकी रफ्तार पूरी तरह से थम गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नजर आता है कि कैसे समुद्र के बीचों बीच कार्रवाई की गई। आइए आपको ये समझाते हैं कि जहाज को कब्जा करने की पूरी कहानी आखिरकार रही क्या है। तो आप समझिए कब्जे में आखिरकार ये जो पूरा ईरानी जहाज था वो आया कैसे। दरअसल नाकेबंदी के दौरान अमेरिका ने 25 ईरानी जहाजों को वापस लौटा दिया। ये सभी जहाज ईरानी बंदरगाहों पर आने की कोशिशों में थे। टुस्का जहाज को रोकने के लिए US नेवी का युद्धपोत USS एस्पुआंस आया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने आखिरी चेतावनी दी। जहाज के कर्मचारियों से इंजन रूम खाली कराया गया। चेतावनी के बाद US एस्पुआंस समंदर में एक्शन में आ गया।
MK-45 गन से जहाज के इंजन रूम पर फायरिंग की गई। कई राउंड फायरिंग हुई और इसके बाद इंजन बंद हो गया। बीच समंदर में जहाज रुक गया। अमेरिकी मरीन कमांडोज जहाज पर चढ़ते हैं और उसे अपने कब्जे में ले लिया। तो ये पूरी कहानी इस पूरे जहाज को अपने कब्जे में लेने की रही है। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग ने सिर्फ बम और मिसाइलों तक की तबाही नहीं मचाई है, बल्कि अब इसकी आंच दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक संयुक्त अरब अमीरात की तिजोरी तक जा पहुंची है। संयुक्त अरब अमीरात अब अमेरिका से मदद लेने की तैयारी में है। आपको बताते चले कि यूएई को ईरान जंग की वजह से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने का डर बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच इस बात पर चर्चा हो रही है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो अमेरिका यूएई को आर्थिक सहारा भी दे सकता है। तो देखिए किस तरीके से मदद की दरकार है। मिडिल ईस्ट में युद्ध लंबा खिंचने से यूएई की टेंशन अब बढ़ गई है। तेल सप्लाई रुकने से यूएई को डॉलर की कमी का डर महसूस होने लगा है। इकोनॉमी को बचाने के लिए अमेरिका से मदद की मांग की गई है। यूएई के अधिकारियों ने अमेरिका को बाकायदा संकेत दिया है, अगर डॉलर की मदद नहीं मिलेगी तो युआन में तेल बेचेगा। यूएई की डिमांड ने अमेरिका की टेंशन एक तरीके से बढ़ा दी, क्योंकि तेल का जो ज्यादातर व्यापार है वो डॉलर में होता है। यूएई अगर युआन में लेन देन करेगा तो जाहिर है कि डॉलर को एक झटका लगेगा। अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि डॉलर कमजोर हो, और अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला लेते हैं।